नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं गोविंदा सरवानी साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एसबी फूड इंडस्ट्री के, और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त इनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को दिखा सकें कि इन मसाइल को हल करें। जो पीछे से मुझे फीडबैक मिली है, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री का मैंने इंटरव्यू किया है लोगों के, तो उसमें बिजली की लोड शेडिंग है, लेबर के मसाइल हैं, कुछ महकमे के मसाइल हैं, इस तरह कोई महंगाई का तनासब है, कोई फसल नहीं हुई, कुछ एक्सपोर्टर के मामलात हैं, ये सारी इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं गोविंदा सरवानी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्लाह का करम है। सर, सबसे मेन इशू इस वक्त मसाइल, पाकिस्तान तो वैसे भी मसाइलिस्तान का एक गढ़ बन चुका है, और जहाँ भी देखें हर तरफ मसाइल ही नजर जी आते हैं। हमने ये सोचा कि इंडस्ट्री के मसाइल को हम लोग उजागर करें, ताकि हम हुकूमत सिंध को दिखा सके। यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को चाहता है। जी अगर हम इंडस्ट्री के मसाइल दूर करेंगे, इंडस्ट्री को हम रिलीफ देंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमें मुआशी हालत में जो है ना, जो इस वक्त हम पाकिस्तान की एक किस्म की डूबी पड़ी है, वो ऊपर लेके आएंगे। जी इस हवाले से आप बताइएगा कि किन मसाइल से आप इस वक्त दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए ना, मसाइल हमारा जो बेसिकली जो काम है वो है राइस का। तो उसके लिए हम पहले जाते हैं फसलों की तरफ। तो इस बार तो आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंजेस तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस साल, ये आपको इंटरनेशनल मीडिया से के थ्रू आपको पता चला होगा। तो उससे ये होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हम पाकिस्तान की जो राइस की जो फसल थी वो ऑलमोस्ट 40% डैमेज हो गई है। तो जो रही सुधी जो 60% जो फसल बची है उसमें हाई मॉइस्चर आ रहा है, माल जो कि जल्दी ख़राब हो सकता है। उसके बाद आता है कि वो जब ज़मींदारों के पास मतलब एक तो फर्टिलाइज़र जो रॉ मटेरियल जो हम बोलते हैं ना, जो यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, वो सारे बहुत महंगे हो गए हैं। अब जो यानी डीएपी कि यूरिया और खाद यूरिया जो सारा। यूरिया जो लास्ट ईयर हम दे रहे थे 1400 की, वो इस बार गई है लेकिन 2600 की। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान भी तो किया है, अभी अभी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वो उस पर। सर वो ऐसा ऐलान हो जाता है, ऊपर के जो डीलर्स होते हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, गरीब आवाम को कभी फ़ायदा नहीं मिलेगा। सही। ऐलान करते हुए मेरे ख्याल में तकरीबन 2 हफ्ते तो हो गए। जी बिल्कुल ऐसे आप ही। जाएँ किसी शॉप पे, किसी आम शॉप पे जाएँ, ज़मींदार बन के जाएँ, आप पूछें कि कितने की खाद की बोरी है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सही। और उसके अलावा अब आता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, बरसातें हुई, हर चीज़ आई, फिर माल आता है हमारे पास। ये जो गुड होता है ना, वो अब आता है मिल वालों के पास। लेकिन मिल कैसे काम करे जब हमारे पास लाइट ही नहीं है? आप ये बोल लें कि 24 घंटे में हमारे पास सिर्फ है 18 घंटे लाइट है, 18 घंटे लोड शेडिंग है और 6 घंटे लाइट है। तो इस पे ये आपको आइडिया नहीं है, इस पे प्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट होता है। मतलब इतना इफेक्ट होता है कि हम, आप सोचें कि जो हम काम एक दिन में करते थे ना, अब हमें वही काम करने में 4-4 दिन लग जाते हैं। वो राइट। उस प्रोडक्शन को मतलब हासिल करने के लिए हमें 4-4 दिन लग जाते हैं। तो उसकी वजह से हमें लेबर भी पे करनी पड़ती है, लेबर के लिए हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। तो वो आपको डबल पड़ रहा वो है। डबल नहीं, ट्रिपल आप बोल दें, ट्रिपल बोल रहे हैं, 4 गुना बोल रहे हैं, डबल नहीं। डबल से ये काम बहुत ऊपर चला ऊपर गया। चला है, फिर आ जाते हैं सिर्फ कि ये बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। फिर आ जाते और उसके अलावा ये तो सिर्फ एक चीज़ है लोड शेडिंग की वजह से ना। जी। उसके अलावा डीजल बढ़ गया है, तो एक आपका ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया है, तो ट्रांसपोर्ट का भी तो एक इशू आ जाता है, तो उस पर भी बड़ा कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। जी। अब फसल 40% डैमेज है और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो अब जो लास्ट ईयर फसल थी 1400 की, वो अभी हो गई है 2400 की। अब इसमें दो इशू आते हैं, एक तो ये फसल महंगी होती है तो गरीब आवाम वो नहीं कर पाती। जो गरीब अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 30% डैमेज, और उनको उनके घर पे तो फिर भी चावल आटा आ जाता है। लेकिन गरीब आवाम के लिए तो ये वो मतलब बड़ा इशू है, जो हम अभी नहीं हम महसूस कर पाएंगे, क्योंकि हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एक साल कमाई नहीं होगी, एक साल हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इतना इशू नहीं पड़ेगा। गरीब आवाम जो दिन ब दिन का कमाते हैं, उनके लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उसके अलावा अब आप चले जाएँ एक्सपोर्टर्स के लेवल पे चले, वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब मॉइस्चर के बड़े इश्यूज़ आते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर मॉइस्चर फ्री हो जाता है 20%। हमारे यहाँ मतलब हुकूमत ने बोला कि आपने 20% मॉइस्चर फ्री करना है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जाता कि एक्सपोर्टर आगे 15% फ्री क्यों करे। फिर उनको भी तो 18% 19% फ्री करना चाहिए ना। तो इसका भी इफेक्ट फिर चावल पे पड़ता है। तो ओवरऑल ये सारे मतलब इशू आ रहे हैं। ऊपर से अब सबसे बड़ा इशू है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट हो गया है मेरे ख्याल में, अब हो गया 1 ईयर का काट साट के, मतलब स्टेट बैंक का आइबोर मिला के, बैंक के चार्जेस मिला के 20%।
अब एक अब तो बंद मेरे का 12% था। नहीं नहीं, 1 साल पहले था 7%। नहीं 12 पता नहीं, मुझे कोई बता रहा था नहीं, 12% देखो ना, था। एक होता है काइबोर, वो होता है 7% था 1 साल पहले, ठीक है ना। सही। उसके बाद बैंक होती है, वो अपने वो लगते हैं, वो भी अपना इंटरेस्ट रेट रखती है ना, तो 2-3% लगता है। अब फिर वो 12% पे पढ़ रहा था, बस वो मुझे ये दस याद है। दस ग्यारह दस हाँ, ग्यारह परसेंट बिल्कुल। अब वो पहुंच गया 20%। 20%। अब आप अगर किसी भी इंडस्ट्रियल पे जाए ना, तो रेवेन्यू होता ही 15% है। 15%, 20% इतना ही रेवेन्यू होता है। फिर इससे ये होता है कि अब 20% तो इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो ये हो गया कि मेरे हिसाब से इस ईयर तकरीबन से 30% इंडस्ट्री बंद है। अब उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है, लेबर के ऊपर पड़ रहा है, काम नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट की हो जाती, मतलब इसकी वजह जारी बात है, इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट तो अनएम्प्लॉयमेंट है। ऊपर से अपना इसी क्या, वजह से तो फिर अमन अमान का सिलसिला होता है। तो अमन अमान को होगा ना, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर तो वो जारी बात है गलत तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब राइस मिलर्स भी कुछ हैं जो मतलब गलत तरीके से, मतलब वो मतलब फिर अपना प्रॉफिट बचाने की कोशिश करेंगी। तो इससे मतलब मेरे हिसाब से ओवरऑल के 1 साल के अंदर, मतलब जैसे यूरिया के चीज़ें रेट बढ़े हैं, चावल के रेट बढ़े हैं, तो ये नॉट पॉसिबल है इंडस्ट्री ऐसे चल सके। एक्सपोर्टर आज़ाद भी तो आपसे ज्यादा कर रहे हैं, ये भी सुनने में आया है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दें कि अब हमारे पास 20% मॉइस्चर फ्री है, वहाँ पर है 15% मॉइस्चर फ्री, और वहाँ पर जाते हैं तो वो डैमेज के चार्जेस अलग से कुछ लगाते हैं। दोस्त कह रहे हैं कि जिम्मेदार हमें जो है ना वो सुबह के बिल्कुल नहीं देते, ऐसे ही दे देते हैं, उसके बाद जब काटते हैं अच्छा, तो फिर ये इसमें ये जो ये कोई। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। अब हम्म, आप देखें, मैंने आपको पहले बताया कि 40% फसल खत्म हो गई है, जी। अब बची 60% फसल, ठीक है ना। अब जिस बंदों ने ये इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं, 15-15 करोड़ रुपए खर्च करके इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं, और जिनको अपना घर चलाना है, उनको तो माल खरीदना पड़ेगा ना। राइट। तो फिर होता है, फिर एक होती है ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। उस सही। उस ब्लैकमेलिंग में ये होता है कि अगर 20% मॉइस्चर फ्री है, फिर वो बोलेंगे हमें भी 22% करें, नहीं तो हम किसी और को दे देंगे, या 23% कर दें, वरना हम किसी और को दे देंगे। तो ये फिर जब हम आगे एक्सपोर्टर्स को देते हैं, फिर वो हमें अलग से ब्लैकमेल करते हैं, आप हमें सुखा के माल दें, तो हम आपको, नहीं तो हम आपकी कटौती करेंगे, या आपको चार्जेस लगाएंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएंगे। तो ओवरऑल मतलब जो एसएमई होती है ना, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, हाँ, इंडस्ट्री, तो उसके ऊपर मतलब एक बहुत बड़ा प्रेशर है। और कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी, क्योंकि मैं खुद मतलब मेरी जो एजुकेशन है इस बिज़नेस में है, तो बिज़नेस के रिलेटेड है, कोई भी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, एसएमई के बगैर नहीं चल सकती। बिल्कुल राइट। आप चाइना ले लें, उसकी जो मतलब मैं आपको बोलता हूँ 90% जो उसकी इकोनॉमी है, वो एसएमई के ऊपर डिपेंड है। बड़ी राइट। इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ता है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आप एसएमई से पड़ता है, क्योंकि एसएमई एक बड़ी क्वांटिटी है। कल को कोई दुकान खोलता है, कोई बंदा शॉप खोलता है, कोई छोटी इंडस्ट्री लगाता है, तो उससे क्या होता है, 5 बंदों को और एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। और अगर हमें मतलब अगर कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता बंद हो जाएँगे। शायद आपको पता नहीं हो कि कॉटन बीच में मतलब 5 से 6 साल के पहले कि कॉटन में बड़ा एक बुरहान आया था। बिल्कुल ऐसे। तो पता है। अगर आप यहाँ से निकलें बदीन से, आप पंजाब तक की तरफ जाएँ ना, आपको एटलीस्ट 20 से 25 मतलब कॉटन फैक्ट्री है ना, जो मेन रोड पे आपको मिलेंगी ना, वो ऐसे ही बर्बाद पड़ी हुई है, किसी काम की भी नहीं है ये वो। मीरपुर खास में बहुत ज्यादा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी। आप इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट लेंगे, ऊपर से आप जो एक्सपोर्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते, तो यही होगा ना, और क्या होगा सर। फिर लोग इसकी वजह से गलत तरीके लेते हैं प्रॉफिट करने के लिए। अरे हर किसी को कुछ अपना घर तो चलाना है ना। ये सारी बातें आपने हमें बता दी, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड हो गई। जी। मसला अब बाकी ये बताएं, थोड़ा सा हमें बताएं कि हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को इन सारे मामलात में क्या करना चाहिए ताकि आपको रिलीफ मिल सके। मेरे हिसाब से कि जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है सर, कि हमें सबसे पहले जो फ़ायदा देना चाहिए, वो देना चाहिए फार्मर्स को। जी। क्योंकि अगर फार्मर्स को फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना हमें फ़ायदा मिलेगा, ना एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जाएगी। अगर आप देखें ना, फसल का रेट क्यों बढ़ा है? फसल सही। का रेट क्यों बढ़ा है? क्योंकि यूरिया की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, सही। ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, और फसल बर्बाद हुई है। तो ये तो 1 साल की वजह से हुआ है ना। पिछले 3-4 साल से क्या हो रहा ये है? तो कुदरत की तरफ ये तो से फ्लड आ गया जी कुदरत जी, की तरफ, पहले आया था, 10 साल पहले आया बरसातें था, हो गई उस वक्त हो गया। लेकिन ये लेकिन मेन इफेक्ट जो हो रहा है कि वो यूरिया की प्राइस पे कंट्रोल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आपका एरिया खासा बचा हुआ है बाकी एरियो यहाँ की लोअर निस्बत। सिंध बचा हुआ है, अपर सिंध में तो बड़ी वो तबाही हो गई, लेकिन लोअर बिल्कुल। सिंध बचा हुआ है। तो बिल्कुल। अब आप अपर सिंध की बात ले लें, तो आप देख लें वीट में क्या हो रहा है। सही। वीट में भी तो ऐसे ही हो रहा है ना। बिल्कुल।
वीट का मतलब आप जो गवर्नमेंट की, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टॉक हुए हुए ना, आप माल की क्वालिटी चेक करें तो उसमें आधी मिट्टी होगी, आधी गंदम होगी। बिल्कुल उनको ऐसे बस ये दिखाना है गवर्नमेंट को कि हमारे पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है। सही बात। और बल्कि ये बात तो ये है कि बिल्कुल ही पानी से भीगी हुई बड़ी पानी से अजीब सी नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये हम्म, फ्लड में उन्होंने ऐसा भी इंतज़ाम नहीं किया कि उन्होंने कोई कवर कर लें, कुछ कर लें, वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो वो जो गंदम जो थोड़ी सी बची हुई थी ना, वो वहीं से फिर से उगने लग गई, मतलब अब तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जी। हाँ, तो वो तो आपको बस आपको आइडिया हो गया कि नहीं है, तभी तो इम्पोर्ट हो रही है ना। बस ज़रात ज़रात का हमारा पाकिस्तान है, ज़रात पे डिपेंड करता है, ठीक है, 75%। और उसके बावजूद हम लोग इंपोर्ट करें तो बड़े अजीब सा लगता है यार। मुझे एक कंट्री याद नहीं है, वो स्कॉटलैंड है कि नीदरलैंड है, वो हमसे तकरीबन 10 या 12, मतलब जो बोलते हैं ना कि ज़मीन के उसमें छोटा है हमसे, साइज़ में है ना। सही। वो रकबे के लिहाज से। उसकी जो एग्रीकल्चर है ना, वो हमसे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। सही। आप डिपेंड कर सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी है, वो वर्टिकल फार्मिंग। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये वर्टिकल फार्मिंग वगैरह ये सारी अगर आप इनके शऊर दे देना, मैं आपको बोलता हूँ ये फ्लड का भी इफेक्ट नहीं ये पड़ता। महकमा ज़राअत वाले मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या करते हैं? सर वो तो अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए। नहीं, वैसे एक बात बता रहा हूँ जी, वो ज़राअत वालों ने ही सब कुछ करना है ना जी, ज़िम्मेदारों के पास उन्होंने ही जाना है उन्होंने ना। ही जाना है, लेकिन कंपनियाँ तो अपनी पैसों की जो बीज-शीज के लिए और क्या कहते हैं, वो तो अपने उन्होंने मेडिकल रैप्स के टाइप रखे हुए हैं, जैसे मेडिकल की फील्ड में होते हैं। मेडिकल फील्ड में होता ठीक है। है ना, वो तो जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि ये दवाई डालें, असल इससे में इतना फ़ायदा होगा। तो हम जो महकमा ज़राअत वालों को पैसे दे रहे हैं, अपने एक बड़ा इदारा हमने बनाया हुआ है, तो वो इदारा किस काम के लिए? इसी काम के लिए है ना। हमारा एक तो इदारा यही है, तो चीज़ें हम ईमानदारी से करते नहीं है ना। जो मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में जो सबसे क्लीन इदारा है ना, वो है नादरा। सही। क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे ना, ना आपसे कोई रिश्वत मांगेगा, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने नोट किया है आवाम के लिए। नादरा में बड़े सारे घपले। लेकिन एक होता है ना सर, एक देखिए, करप्शन तो हर डिपार्टमेंट में होगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, वो बड़े लेवल वाले करते होंगे, लेकिन एक जो छोटे लेवल वाले ना, वो बचे हुए नादरा पे। मैं जहाँ तक मतलब मुझे नादरा बड़ा एक साफ वो लगता है ना, वहाँ पर फिर भी एक चेक एंड बैलेंस है। यहाँ पर तो कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है नादरा वहाँ। में सिर्फ यही है ना कि आपका यहाँ पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, तो हम्म, आपको पाकिस्तान का सिटीजन शो करके आपका आईडी कार्ड ये बना दिया। ये भी नादरा की मेहरबानी होती है ना, सर और ये किसकी होती है? ये पहले बहुत आम था, लेकिन अब मुझे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन सर ये यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, अगर किसी सही। ज़रात में कोई बंदा बैठा ना, वो सबसे पहले जो सहूलत देगा वो अपने गरीबों को देगा। बिल्कुल। वो अगर कोई गंदम फ्री में मिल रही है। लास्ट में सर अमन और अमान के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं इलाका में? अमन व अमान सर पहले सही था, फिर अभी थोड़ा ख़राब हो रहा शुरू हो गया है। वो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इसकी वजह है महंगाई। महंगाई बढ़ती है, अमन व अमान ख़राब हो जाता है। स्टेट का स्टेप वो स्ट्रीट आप क्राइम तो कराची में, यहाँ तो स्ट्रीट क्राइम नहीं है। नहीं, तो स्ट्रीट ये का तो ये आपकी बड़ी गलती है, स्ट्रीट क्राइम नहीं है। आप मुझे ख्याल में आप शहर में यहाँ तो जाए, रोड क्राइम है ना। रोड किराए तो आप शहर में चले जाएं, 3 लाख रुपए लेके आपको पहले यहाँ से बोलेंगे ना, हर कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे चेक दे, क्योंकि इतना अब स्ट्रीट क्राइम यहाँ पर बढ़ गया है। सही। तो ये क्यों बढ़ा? लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने तो के वो लिए अब जारी सही। बात है, वो फिर वो स्ट्रीम क्राइम पे ही आएंगे। बिल्कुल ऐसे। आप किसी भी बड़े मुल्क को ले लें, जहाँ पर अभी देखिए इन्फ्लेशन हर जगह पे आई है। मेन चीज़ है इन्फ्लेशन। हमारी अभी इन्फ्लेशन चल रही है 30%, मतलब जो हमारे पास बैंक बैलेंस में अगर 1 लाख था ना, अब उसकी वैल्यू होगी 70,000। बिल्कुल ऐसे। ऐसा ही है ना। अगर मैं तो ये होती इन्फ्लेशन का बड़ा इफेक्ट है। हाँ, तो इन्फ्लेशन हर मुल्क में आई है, लेकिन वहाँ पर इन्फ्लेशन 3 से 4 चीज़ों पे नहीं आई होगी। मैं आपको बताऊँ किस पे। एक आया होगा रोटी पे, चीनी पे, दूध पे, इस पे। मैं ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देता हूँ, मतलब बाकी हर खाने पीने की ल, अशिया तकरीबन। तो तभी तो वहाँ पर स्ट्रीम क्राइम नहीं है ना लोगों हाँ। के लिए। देख मेन चीज़ है, अगर आपके पास पेट्रोल महंगा हो गया ना, अब ज़्यादा से क्या करेंगे, आप घूमना छोड़ देंगे। लेकिन आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल। आप फिर वो चोरी डकैती, फिर यही होगा। और क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, खास तौर पे इसमें से दो चार बातें लाजमन हमारे प्रोड्यूसर को भी पसंद आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका गोविंदा साहब। नाज़रीन, ये थे गोविंदा साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कैमरामैन जवेद शाह के साथ डॉक्टर नवीद 72।